अयोध्या में योग केंद्र से एक बक्सा मिला है और बक्से पर क्या लिखा है? राम राज्य कोष का एक क्यूआर कोड लगा हुआ है। आरोपी अवनीश इस योग केंद्र में रहता था। तो आरोपी अविनाश इस योग केंद्र में रहता था। भाई के साथ योग केंद्र में अविनाश यहां रहा करता था और इस योग केंद्र से रेड के दौरान ही रकम भी मिली थी। ज्यादा रकम भी यहां से बरामद की गई थी। तो आपको अयोध्या में श्याम साधना योग केंद्र से अभिजीत ठाकुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इससे जुड़ी एक एक डिटेल पहुंचाए। TV9 भारतवर्ष पर हमने सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से योगा सेंटर के अंदर से कैश रिकवरी हुई थी और वो CCTV फुटेज एविडेंस हमने सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष पर दिखाई थी कि योगा सेंटर से अविनाश शुक्ला को पकड़ा गया और वहीं से कैश की रिकवरी हुई। सफ़ेद रंग की गाड़ी यहाँ नीचे से गई थी अविनाश शुक्ला को लेकर और वो अहम सबूत इस पूरे प्रकरण में बना। अब हम उस योगा सेंटर पर पहुंचे और योगा सेंटर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर अविनाश शुक्ला रहा करता था। हम इस योगा सेंटर के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यह एक हॉल नुमा जगह है और यहाँ पर आप देखिए कि ये बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं, सामान है। इसी के कोने में यहाँ पर आपको ये किचन दिखाई देगा और इसके साथ में दिखाई देंगे आपको ये बक्से, बड़े बड़े ट्रंक जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और इस ट्रंक के साथ साथ यहाँ पर ये एक छोटा बक्सा दिखाई देता है और इस छोटे बक्से में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक राम राज्य कोष है और यहाँ पर एक QR कोड भी लगा हुआ है, QR कोड रखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस योगा सेंटर के भीतर हैं। उसके साथ ही आप देखें तो यहाँ पर एक अलमारी है। तो ये वही बक्सा है जिससे राम राज्य केंद्र का QR कोड लगा हुआ मिला है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये बक्से पर QR कोड कहां से आया, क्या कनेक्शन है। योग केंद्र में मौजूद योगाचार्य सीमा तिवारी से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने बात की है। इसी को लेकर क्या कहा गया, पहले वो सुनिए। सीमा जी, अविनाश शुक्ला के बारे में क्या जानकारी आपके पास है? वो यहीं पर रहा करता था, यहाँ से कैश की रिकवरी हुई, उसके बारे में। अभी पिछले 1.5 साल पहले ही अविनाश यहाँ पर आया और फिर पता चला कि उसकी नौकरी राम मंदिर में लगी और उसके बाद अब पता चल रहा है कि उसने गबन किया, गबन का आरोपी है। मैं बता दूं कि ये सेंटर हमारे गुरुदेव डॉक्टर चैतन्य का है और ऐसे बहुत सारे बच्चे उनके पास आए, पढ़े लिखे और जगह जगह नौकरियाँ कर रहे हैं। उनमें से एक अभिषेक भी था जो अविनाश का भाई है। करीब 10 साल पहले अभिषेक यहाँ पर आया और वो गुरुजी के साथ रहता था, उनकी सेवा करता था और गुरुजी उसकी बहुत सारी मदद करते थे। इवन उसकी पढ़ाई लिखाई में भी उन्होंने हेल्प की। उसके बाद करीब 3-4 साल पहले उसकी अभिषेक की प्राइमरी में नौकरी लग गई। फिर उसके बाद अभी 1.5 साल पहले वो अपने भाई को भी लेकर आया कि कहीं इसकी भी नौकरी लगवा दी जाए, क्योंकि कई भाई बहन हैं। और फिर ये पता चला कि राम मंदिर में नौकरी लग गई और फिर ये पता चला कि उसमें उसका नाम आया। सबसे पहले आप लोगों को कब ये जानकारी मिली कि अविनाश शुक्ला के यहाँ से कैश बरामद की हुई? 5 तारीख को सुंदर यहाँ पर चाय वाय बनाते हैं भाई साहब। 5 तारीख को सुंदर का फ़ोन आया हम लोगों के पास कि ऐसा ऐसा है। शाम के बैच में पुलिस आई थी, 2 लोग पुलिस थे और शायद 2 सादे कपड़ों में थे और वो इन्होंने सुंदर को बाहर कर दिया यहाँ से और फिर थोड़ी देर बाद निकले, अविनाश को लेकर चले गए। तो फिर हम लोगों ने तुरंत बात की अभिषेक से, हमने कहा ऐसा ऐसा है, आप लोग तुरंत अपना सामान यहाँ से लेकर जाइए क्योंकि केंद्र की बदनामी हो रही है और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो यहाँ पर। और फिर बाद में ये फुटेज तो हम लोगों ने बाद में देखा कि जब सोशल मीडिया पे आया कि यहाँ से बैग निकला या जो भी निकला, ये तो बाद में पता चला हमें। आप लोगों को उस दिन बरामदगी की जानकारी नहीं, सोशल मीडिया पे बता रहे थे कि मिला, पर ये हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। जब वीडियो देखे तब विश्वास हुआ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर। किस जगह पे अविनाश शुक्ला रहता था और अपना सामान कहाँ पर रखता था? यहीं पर सोते थे दोनों भाई, एक पर अविनाश और एक पर अभिषेक। और हमारे गुरुजी भी यहीं पर सोते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उनकी तबीयत खराब है तो वो अपने विवेक सृष्टि आश्रम में चले गए। तो बाकी अभिषेक 10 सालों से रह ही रहा था तो वो यही रहता था, कोई किराया नहीं, कुछ नहीं, वो यहीं पर रहता। हम सामान अपना कहाँ पर रखते? यही सारा सामान। अगर आप हमें दिखा सकें कि सामान किस जगह पे होता था, कहाँ पर? बक्सों में उसका सामान रहता था। इसी बक्से में उसका सामान है? अभी भी इसमें क्या सामान है उसका? हाँ, सारे सामान है। देखिए उसकी योग की किताबें, पढ़ाई लिखाई का सब, ये सारी चीज़ें। और वो बहुत मेहनती और पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, हमेशा पढ़ाई की बातें, ध्यान की बातें। अब उसके भाई ने कैसे क्या किया वो राम जाने। देख सकते हैं आपकी ये बक्सा जो है वो खुलता है, अभी भी सामान इसमें अभिषेक और अविनाश का सामान मौजूद है और इस बक्से को देखकर मैम ऐसा लग रहा है कि इसकी तलाशी ली गई है, पूरा खोला। पूरा इसको पुलिस वालों ने पूरा छानबीन की, इसको खोला था पूरा। हाँ, पूरा इसमें जो भी था पूरा पलटा था, यहाँ तक कि जो रूम में कंबल वगैरह लगे थे वो सब भी पलटे थे।
यानी कि 6 घंटे की जो उस दिन छापेमारी हुई है दोबारा, उस दिन भी पूरा हाँ, पूरा पलटा था। सुंदर भाई साहब ने फिर से सब रखा है। तो शाम साधना योग केंद्र के एक और कर्मचारी से हमारे सहयोगी अभिजीत ने बात की है, वो भी आप सुनिए। कितने लोग आए थे छापेमारी करने के लिए? 5 यहाँ पर तो 2 पुलिस थी, 2 लोग ट्रस्ट के थे, 4 लोग थे। अविनाश को लेके शाम को 7:30 बजे यहाँ जब आए थे तो खाली हाथ आए? हाँ, आए थे तो खाली हाथ आए। और जब गए तो यहाँ से एक बैग उनके हाथ में था? तो हम तो चाय बना रहे थे, उसके बाद आए पुलिस वाले। तो हमसे कहा अंकल क्या कर रहे हैं? हम कहें चाय बना रहे हैं। तो कहना आप बाहर जा सकते हैं? हम कहें बिल्कुल जा सकते हैं। हमने चाय छाना उस हाल में लेके चले गए। साधक वहाँ क्लास चल रही थी तो हम उनको चाय दिए। उसके बाद में ये लोग दरवाज़ा बंद कर लिए, ये हाल का दरवाज़ा बंद कर लिए। फिर यहाँ पर अविनाश ये देखे हैं सिर्फ हमारे सामने अविनाश जो है चाबी लेकर आया, ये बक्से का ताला खोला, इसके अंदर से 2 बैग निकाला, ऊपर रखा। उसके बाद हमें बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद में फिर हम आधे घंटे तक रहे, 8 बजे तक। उसके बाद हम अभिषेक को फ़ोन किए कि यहाँ आपके भाई को पुलिस लेके आई है अयोध्या से और अंदर में है, हमें बाहर कर दिया, हम जा रहे हैं अपने घर और अपना आके देखिए योग सेंटर। फिर हम चले गए। लेकिन हमको दूसरे दिन ये जो कैमरे में भाई साहब अजय भाई साहब के तो इनसे बताए, तो ये अपना कैमरा चेक किए तो कैमरे में बताए कि ये जो है ये देखिए अविनाश को लेके पुलिस वाले हमारे घर के पास गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में लेके बैग को, काला बैग था उसको लेके गाड़ी में बैठाए हैं 8:12 पर। यहाँ लगभग 40 मिनट तक पुलिस रही। उसके बाद अपना जो लेके जो सामान बरामद हुआ लेके गए। उसके बाद में हमको 2-3 दिन फिर नहीं, फिर उसके बाद में 7 या 8 तारीख को जो है जब न्यूज़ में निकलने लगा तब हमें डाउट हुआ। तब हमें पता लगा कि ये जो है यही निकला कि जो है 20 लाख रुपए उनके बैग से बरामद हुए जो है और 5 लाख रुपये अकाउंट से बरामद हुए हैं। तब हमको ये जब हमने सुना जो है न्यूज़ में, तब हम कहा ये तो अविनाश तो ऐसा ये जो बक्सा है, इसी बक्से से ये 2 बैग निकले थे? 2 बैग निकले थे, इसी बैग से निकाले, इसी काले रंग के, इस पर रखे। उसके बाद फिर हमें बाहर कर दिए थे। अविनाश हमेशा इस बक्से में ताला लगा के रखता था? अविनाश हमेशा इस बक्से में ताला लगा के रखता था, क्योंकि बक्सा ये अभिषेक का था और उन्हीं दोनों भाई का अपना कपड़ा के कापी किताब जो कुछ रखते थे, खाने पीने का सामान रखते थे, इसी बक्से में रखते, बंद करते ताला। उन्हीं दोनों भाई के पास चाबी रहती थी, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। तो जहां से बक्सा मिला वहीं से ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में हर दिन कई बड़ी जानकारी सामने आ रही हैं। सबसे पहले बात शाम साधनालय योग केंद्र की करते हैं, जहां से ये बक्सा मिला है। बक्से पर राम राज्य कोष का QR कोड, जो तस्वीरें आपने अभी देखी, इसी बक्से से सबसे ज्यादा पैसा भी बरामद हुआ है और बक्से से काले थैले में रखा गया था ये पैसा। योग केंद्र से रेड के दौरान ये रकम रिकवर की गई थी, मिली थी। अविनाश इसी योग केंद्र में अपने भाई के साथ रहता था, भाई के साथ ही वो यहाँ रहा करता था। अभिजीत ठाकुर, आप उनकी रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। अभिजीत, ये वही योग केंद्र है जहां से सबसे ज्यादा पैसा भी मिला है और अब ये QR कोड वाला बक्सा, क्या अविनाश ने ये सोचा होगा कि किसी की नजर यहाँ पर नहीं जाएगी और इस वजह से पैसा यहाँ पर रखा गया? क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ इसी जगह पर रहा करता था। ये योग सेंटर का बोर्ड आप देख सकते हैं ऊपर, श्याम साधनालय योग केंद्र है। इसी जगह पर वो छापेमारी 5 जून को हुई थी और वो यहाँ पर 1 साल से रह रहा था। इस बात की जानकारी मिली है। जिस बक्से से कैश की बरामदगी हुई वो बक्सा हमने आपको दिखाया, उसी के अंदर से 1 नहीं बल्कि 2 बैग भरे हुए कैश के बरामद किए गए थे। वहाँ पर 40 मिनट तक वो रेड लगभग पड़ी थी। अभी आप देख सकते हैं कि यही वो गेट है, ये लोहे का गेट आप देखिए, इसमें अभी ताला लगा दिया गया है, लॉक कर दिया गया, लेकिन हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई थी, यहीं से वो एंट्री है और इसी जगह से आना जाना जो है ये ऊपर के तल पे होता है और ऊपर के तल पे ये योग केंद्र है। योग केंद्र में अविनाश शुक्ला को रहने के लिए जगह दी गई थी। उसी हॉल में वो रहा करता था। वहाँ पर एक बड़ा बक्सा था जिसमें उसका सारा सामान रखा होता था, उसमें वो ताला लगा कर रखता था। लेकिन जिस दिन ये छापेमारी हुई उसने ताला खोला, ताला खोलकर अंदर से बैग निकाला और बैग के अंदर वो कैश भरे हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अविनाश शुक्ला के बैंक अकाउंट से भी पैसों की बरामदगी हुई है। वहां से 5 लाख रुपए लगभग जो है वो बैंक अपने अकाउंट से निकालकर उसने दिए और लगभग 20 लाख की रिकवरी जो है वो 20 लाख रुपए उस बक्से के अंदर बरामद होने की बात, जानकारी जो है वो अब सामने आ रही है।
तो ये एक अहम जगह हो जाती है और सबसे ज़्यादा कैश की रिकवरी इसी जगह से की गई थी। और हम बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज मिला था उसके हिसाब से अगर बताएं तो लोकेशन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि योग सेंटर से उतरकर इस जगह पर, ये वो जगह है जहां पर वो सफ़ेद रंग की गाड़ी यहां पर खड़ी होती है। अविनाश शुक्ला को दो पुलिस वाले पकड़कर लाते हैं और इसी जगह पर वो सफ़ेद एसयूवी में उसको बिठाकर, और हाथ में जो कैश का बैग होता है वो ट्रस्ट के 2 लोग होते हैं, उसमें से एक के हाथ में वो काला बैग जो है वो दिखाई देता है, रिकवरी का माल। तो इस जगह पर वो गाड़ी लगी थी और सामने आप देख सकते हैं कि ये योगा सेंटर है जिसके फर्स्ट फ्लोर पे ये पूरा का पूरा हॉल नुमा कंस्ट्रक्शन जो है वो बना हुआ है। दोनों तरफ हॉल्स हैं और इसमें योगा से एक तरफ योगा का काम होता है, दूसरी तरफ जो है वो कार्यालय है। यानी ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस तरफ का, ये कार्यालय वाला पोर्शन है जिसमें कि 2-3 बेड लगे हुए हैं सिंगल, और उसी में अविनाश शुक्ला और अभिषेक शुक्ला दोनों रहते थे। उसी के अंदर वो लोहे का बक्सा था है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें से बरामद की गई थी। और अविनाश शुक्ला जब पकड़ा गया उसके बाद उसने खुद वो कैश जो है वो निकालकर हैंडओवर किया था जब यहाँ पर छापेमारी पड़ी थी पुलिस की मौजूदगी में और ट्रस्ट के 2 अभिजीत, उसके रहन सहन पर कभी यहाँ योग केंद्र के लोगों को शक नहीं हुआ? देखिए, बेहद सामान्य परिवार से अभिषेक और अविनाश आते थे और यही वजह है कि जो इस योगा सेंटर के डायरेक्टर हैं उन्होंने रहने की जगह जब अभिषेक को दी थी तो वह एक छात्र था और उससे किसी तरह का किराया नहीं लिया जाता था। बेहद साधारण परिवार से आते थे, लेकिन बाद में अभिषेक की सरकारी नौकरी लगी तो हालात सुधरे। पिछले साल यानी 2025 में उसने अपने भाई अविनाश को भी जो आजमगढ़ उसका गाँव है वहाँ से बुलाया और उसके बाद यहाँ पर वो रखने लगा। उसके बाद उसका संपर्क अनुकल्प और लवकुश मिश्रा से हुआ। उनकी सिफारिश पर जो है वो नौकरी ट्रस्ट में पा गया और नौकरी पाने के बाद उसका कैश काउंटिंग में उसकी ड्यूटी लगाई गई। तो ये उसकी कहानी है। उसके बाद से उसके दिन बदलने शुरू हुए। हालांकि नौकरी तो 14 से 16 हज़ार रुपए तनख्वाह की करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो माली हालात जो है उसके सुधरने लगे थे और उसके बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए बरामद होना, यानी कि 15-16 हज़ार रुपए कमाने वाले के खाते में 5 लाख रुपए थे। अपने आप बड़ी बात है। कई सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कहानी। अभिजीत बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से पूछताछ होगी, ये बड़ी खबर है। चढ़ावा चोरी मामले में गोविंद देव से पूछताछ की जाएगी। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से पूछताछ होगी और दान राशि के प्रबंधन, वित्तीय निगरानी और ट्रस्ट की जवाबदेही को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। पता लगाने की कोशिश है कि चढ़ावे की गणना बैंक में जमा करने और पूरी वित्तीय व्यवस्था की निगरानी किस प्रकार से की जाती थी और इस प्रक्रिया में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर के लिए बोल दीजिए, चुप रहने से पूरे मामले को। महाराज जी राम मंदिर के लिए कुछ बोल दीजिए। राम मंदिर वाले मामले में चुप क्यों महाराज जी? अरे राम मंदिर। तो गोविंद देवगिरी से आखिर पूछताछ क्यों? बिग वॉल के जरिए आपको एक एक जानकारी देते हैं कि आखिर उनसे पूछताछ क्यों। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और इस वजह से उनसे पूछताछ, क्योंकि दान राशि के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी है, यानी कि कोष की पूरी जिम्मेदारी और वित्तीय निगरानी का भी इनके पास जिम्मा है, ये भी उनकी जिम्मेदारी और ट्रस्ट की जवाबदेही को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। चढ़ावे की गणना के तरीके के बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से सिस्टम बनाया गया था, क्या प्रक्रिया थी। बैंक में पैसे जमा करने की प्रक्रिया पता करना भी मकसद है। इतना ही नहीं, प्रक्रिया में चूक के बारे में भी सवाल करने हैं कि आखिर सिस्टम में गड़बड़ी हुई तो कहां हुई और कैसे हुई। वित्तीय निगरानी की व्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। बैंक के साथ एमओयू पर कोषाध्यक्ष के भी हस्ताक्षर और एमओयू के प्रावधानों को लेकर भी सवाल हो सकते हैं। इस दौरान इस वजह से पूछताछ होगी, ये कहा जा रहा है। और अगर पूछताछ होगी तो वो ये तमाम सवाल हैं, मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जाएगी। नरेंद्र देवगिरी मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है। उनसे जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। देखिए, राम मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर के लिए बोल दीजिए, चुप रहने से पूरे मामले को। महाराज जी राम मंदिर के लिए कुछ बोल दीजिए। तो चढ़ावा चोरी मामले पर लगातार कई सवाल सामने आ रहे हैं। कई पर्दाफाश अब तक हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे बातें हैं जिस पर अभी भी पर्दा है। कोष में गड़बड़ी तो कोषाध्यक्ष पद पर क्यों है, ये पहला सवाल। आपने देखा जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। दूसरा सवाल, कोष में गड़बड़ी तो कोषाध्यक्ष चुप क्यों है,
कोष में गड़बड़ी तो कोषाध्यक्ष से पूछताछ क्यों नहीं हुई है? कोष में गड़बड़ी तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? क्योंकि वित्तीय निगरानी से लेकर सिस्टम किस तरीके से चलेगा ये तो उन्हीं का काम है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, वित्तीय निगरानी से लेकर किस तरीके से प्रक्रिया चलाई जाती है ये कोषाध्यक्ष के अंडर ही आता है, और इस पर अभी भी चुप्पी क्यों? देखिए, इसकी जिम्मेदारी सारे लेखा जोखा की गोविंद देव के पास थी, और सारा जो संचालन होता था, पैसे का जो लेन देन होता था, वो उनकी जिम्मेदारी थी। तो पहली जो इसमें जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, उसमें गोविंद गिरी से होनी चाहिए, क्योंकि कोषाध्यक्ष के नाते जो खास तौर पे आय और व्यय का स्रोत है और जो पैसे का गमन है, इस सब की जिम्मेदारी देखा जाए तो गोविंद गिरी की है। हालांकि सवाल से वो बचते नजर आए, लेकिन अब जांच का दायरा एसआईटी का बढ़ाया गया है, और समय ही नहीं बढ़ाया गया, जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है। तो ये बिल्कुल तय है कि गोविंद गिरी से एसआईटी हर मुद्दे पे पूछताछ करेगी जिसको ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल हैं। चाहे वो ज़मीन खरीदने की बात हो, उसमें घोटाले की बात आई हो, फिर उसके बाद चढ़ावा चोरी का मामला आया हो, या पैसे बैंक अकाउंट में कहाँ और ट्रस्ट का जो पैसा है वो जमा किया जा रहा है, एमओयू जो सिग्नेचर किए गए थे बैंक के द्वारा, उसमें उनकी अहम भूमिका थी, क्योंकि बैंक का मामला था और कोषाध्यक्ष हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो एसआईटी अब गोविंद देव गिरी से पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनकी भी भूमिका पूरी तरीके से देखा जाए तो कोषाध्यक्ष के नाते इस पूरे मामले में संदिग्ध है, उनको जवाब देना चाहिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण दो लोग, एक तो जनरल सेक्रेटरी और दूसरा कोषाध्यक्ष इसमें देखा जाए तो हैं। चूँकि अध्यक्ष की हमेशा तबीयत अस्वस्थ रहते हैं जो नित्य गोपाल दास जी, तो उस तरीके से वो सक्रिय नहीं रहते, लेकिन खास तौर पे कोषाध्यक्ष लेन देन और जो जनरल सेक्रेटरी होती है महासचिव चंपत राय का तो इस्तीफा हो गया। अनिल मिश्रा जो वहाँ पे रहते थे, चूँकि थे सदस्य, लेकिन उनका वहाँ पे दबदबा था, उनका भी इस्तीफा हो गया, पूछताछ भी हो गई। तो गोविंद देव गिरी से अब तक एसआईटी ने पूछताछ क्यों नहीं की, अयोध्या पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की, ये पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं, एसआईटी पे उठ रहे हैं। लेकिन अब एसआईटी का समय का दायरा बढ़ाया गया, जांच का दायरा बढ़ाया गया, तो गोविंद देव गिरी से पूछताछ करेगी एसआईटी, और वो हर सवाल जानने की कोशिश करेगी, जिससे जांच की कड़ियाँ, कहाँ से लेन देन, कैसे हायरिंग हुई, और ख़ास तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए या कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग फेलियर सिस्टम, कैसे जो नगद पैसा चढ़ता था वो बाहर जाता था मंदिर से, ऐसे बहुत सारे राज हैं। क्योंकि कर्मचारियों को जो पैसा दिया जाता था वो बेहद कम तनख्वाह होती है, हमेशा 10, 12 या 15 हज़ार थर्ड पार्टी से। पंकज, और इतनी संपत्ति आखिर कहाँ से आई? ये जो कैश रिकवर किया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? हर पहलू से जांच हो रही है। कल TV9 भारतवर्ष पर हमने वीएचपी के अध्यक्ष से बातचीत की थी, और उन्होंने भी कहा था कोषाध्यक्ष की जांच होनी चाहिए, उनसे भी बात होनी चाहिए। चढ़ावा चोरी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव का बड़ा दावा भी सामने आया है। 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, राम गोपाल यादव की तरफ से कहा गया। घोटाले में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ये भी कहा गया है। राम गोपाल यादव का बड़ा दावा। सर, अयोध्या में जिस तरीके से चोरी का मुद्दा चल रहा है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा है वो तो केवल सुपरफिशियल है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए, करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ही जानकारी, जहां एसआईटी जांच की अवधि बढ़ाई गई है। 15 जुलाई तक अवधि बढ़ा दी गई है। अब 15 जुलाई तक तारीख बढ़ाई है, और एसआईटी जांच का दायरा भी बढ़ गया है। देखिए, रोज नए पर्दाफाश हो रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं, पूछताछ की जा रही है, बैंक कर्मियों से भी पूछताछ हो रही है, कई नाम सामने आ रहे हैं, कैश बरामद हुआ है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, और अब एसआईटी जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। 15 जुलाई तक अवधि बढ़ा दी गई है। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं, अभिजीत भी हमारे साथ बने हुए। अभिजीत का रुख कर लेते हैं। अभिजीत, एसआईटी का जांच का दायरा बढ़ जाएगा और अवधि बढ़ा दी गई है, क्या ये मान लिया जाए कि अभी और भी ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ हो सकती है, और भी ऐसे नाम हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, और भी पर्दाफाश होने बाकी?
जी निश्चित तौर पर जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो कई लोग और भी इसमें शामिल होंगे और जिन लोगों से पूछताछ नहीं हुई है उनसे पूछताछ की जाएगी। न केवल वित्तीय लेन देन बल्कि जमीन के खरीद फरोख्त के बारे में भी पूछताछ एसआईटी करेगी, क्योंकि एसआईटी ने जो शिकायतें मिल रही थी वो भी स्वीकार की हैं और उस पर भी जाँच करने की बात कही गई थी। तो निश्चित तौर पर जब जाँच का दायरा बढ़ेगा तो उसके लिए समय और लगना है और इसके लिए समय का एक्सटेंशन जो है वो एसआईटी के द्वारा मांगा गया। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो अब जो है वो पूछताछ का जो स्तर है वो चढ़ावा चोरी के अलावा अगर बात करें तो बाकी गड़बड़ियों जो सामने आ रही थी, जिसकी शिकायतें लगातार होती रही हैं, जो मुद्दे लोग उठाते रहे हैं और जिसके सबूत एसआईटी तक पहुंचे हैं, पूछताछ में जो जानकारी मिली है उसके आधार पर पूछताछ में लोगों की संख्या जो है उसका दायरा भी बढ़ेगा, पूछताछ का दायरा भी बढ़ेगा और उसके लिए निश्चित तौर पर ज़्यादा समय भी लगेगा। और यही कारण है कि एसआईटी को अब ज़्यादा समय जो है वो एसआईटी की तरफ से मांगा गया है। ठीक है अभिजीत, आएंगे आपके पास वापस। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर अपने करीबियों से चंपत राय ने क्या कहा, सूत्रों से खबर है। चंपत राय ने चढ़ावा चोरी को लेकर अपने करीबियों से कहा, कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा, अयोध्या में मेरी सेवा पूरी हो चुकी है, दाग के साथ यहां से विदा नहीं हो सकता। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद पक्ष रखेंगे। अब देखिए एसआईटी की जांच का दायरा तो बढ़ गया है, 15 जुलाई तक अवधि बढ़ गई है और इस बीच चंपत राय का ये बयान। राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच में आगे क्या होगा, चंपत राय की तरफ से क्या कहा गया वो हम आपको बता रहे थे और अब आपको एक एक जानकारी बिग वॉल के जरिए देते हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा से मांगी गई है जानकारी, जिम्मेदारी और निगरानी व्यवस्था पर जानकारी मांगी गई है कि आखिर किस तरीके से निगरानी की जाती थी, कार्य प्रणाली और दान प्रबंधन व्यवस्था की भी जांच की जाएगी, इस पहलू से भी जांच होगी और गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों की नियुक्ति की भी जांच होगी, क्योंकि ये भी खबर आई ट्रस्ट में तो कई नियुक्तियां सिफारिश से हुई हैं। जांच का दायरा बढ़ेगा और एक संदिग्ध की गिरफ्तारी भी संभव बताई जा रही है। आप देखिए गिनती, रखरखाव और बैंक पहुंचाने की प्रक्रिया की जांच कि किस तरीके से होती थी ये गिनती और गणना और उसके बाद बैंक तक पहुंचाने की प्रोसेस क्या था। प्रक्रिया में निजी एजेंसी कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी कि इनकी क्या भूमिका थी। मंदिर ट्रस्ट भी अपनी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा है, इस पर भी समीक्षा की जा रही है और नकदी से जुड़े कर्मचारी गैर नकदी काम कर सकते हैं ये कहा जा रहा है। नई व्यवस्था लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। एसआईटी ने भी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कई सुझाव दिए थे और ये बातें सामने आ रही हैं। आगे क्या हो सकता है वो आपको बता रहे। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आगे कई पहलू बताए जा रहे हैं जिन पर जांच होगी, एसआईटी की टीम जांच कर भी रही है, एक तो इस पर आप जानकारी दीजिएगा। और चंपत राय की तरफ से एक बयान भी सामने आया है जहां उन्होंने कहा है कि अयोध्या में मेरी सेवा पूरी हो गई है लेकिन कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है, आने वाले समय में कोई बड़ी बात वो सामने ला सकते हैं? बिल्कुल, देखिए चूंकि चंपत राय जिस दिन से उनके ऊपर आरोप लगा पहले दिन बयान दिए, उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली और मीडिया से भी दूरी बना ली। कारसेवकपुरम में रहते हैं, अपने जो उनके करीबी हैं या विश्व हिंदू परिषद के लोग जो उनके साथ वहाँ पे हैं, उनके जरिए जब चर्चा हुई तो उस पर उनका कहना था कि वो बेहद दुखी थे और उस पूरे मामले पे आने वाले दिनों में सफाई दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा अब तक जो भगवान श्री राम की सेवा की वो पूरी हो चुकी है और अगर अयोध्या से मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो जाऊँगा, लेकिन जो मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, चोरी के आरोप या कई सारे गबन के आरोप, सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर के मैं अपनी बात रखूंगा। साथ ही तो एक तस्वीर भगवान श्री राम की रखी हुई थी, उधर इशारा करते हुए कहा कि हमको इन्हीं की सेवा करते थे और इनकी सेवा से हम मुक्त जरूर हो जाएंगे, लेकिन जो कलंक लग रहा है इस कलंक को मैं धुल के जाऊंगा, यानी पूरा पक्ष रखेंगे। ये माना जा रहा था जल्दी एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट होगी तब बात रखेंगे, लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट के समय सीमा जो है बढ़ा दी गई है तो अब थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन उनके सोर्सेज, उनके करीबी के जरिए यही जानकारी निकल के आ रही है कि इस मामले पे वो जल्दी ही अपनी पूरी बात रखेंगे, क्योंकि वो बार बार जब पुलिस ने पूछताछ की तब भी उन्होंने कहा ये सब मैंने नहीं किया है। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये किया है, वो माफ़ी के लायक नहीं, उन पर कार्रवाई हो रही है और मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने उनको पकड़ने की कोशिश भी की। इस सब चीज़ों को लेकर के चंपत राय आने वाले दिनों में पूरा पक्ष अपना रख सकते हैं। ठीक है पंकज, लौटेंगे आपके पास।
अयोध्या पुलिस की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इसको लेकर एक और जानकारी आपको देते हैं। एक एक कर नई बातें सामने आ रही हैं और कई बातें सामने आई हैं। सबसे ज्यादा चोरी कुंभ के दौरान हुई है। कुंभ से पहले छोटी मोटी चोरी करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा चोरी कुंभ के दौरान हुई। कुंभ में चढ़ावा बढ़ा तो बड़ी चोरी की। कुंभ के दौरान सबसे ज्यादा चोरी की गई है। तो एक और ये बड़ी बात सामने आई है। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुंभ में चढ़ावा बढ़ गया था और इस दौरान चोरी भी बढ़ गई थी। ये सामने आ रही है बात। सबसे ज्यादा चोरी हुई है इस दौरान। अयोध्या पुलिस की जांच में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और इस दौरान नई नई बातें सामने आ रही हैं। कुंभ के दौरान चढ़ावा बढ़ा था, बड़ी संख्या में लोग कुंभ पहुंचे थे और उस दौरान अयोध्या भी गए थे, तो तभी चढ़ावा भी बढ़ गया था और चोरी की बात भी सामने आ रही है। अब बिग वॉल के जरिए आपको एक एक पॉइंट बताते हैं कि जांच में क्या पर्दाफाश हुआ है और पुलिस की तरफ से क्या बताया गया है। दरअसल गिरफ्तार अभियुक्त कुंभ से पहले छोटी मोटी चोरी करते थे। ये पुलिस जांच में पर्दाफाश हुआ। आपको याद होगा प्रयागराज कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे स्नान करने के लिए। कुंभ के दौरान चढ़ावे और दान में भारी बढ़ोतरी हुई थी और इसी दौरान अभियुक्तों ने ज्यादा चढ़ावे का फायदा उठाया, बड़ी चोरी की, यह भी खबर है। लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने सबसे ज्यादा चोरी की, यह भी पुलिस की जांच में पर्दाफाश हुआ है। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि जब लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे तब चोरी की जा रही थी और इस दौरान सबसे ज्यादा चोरी हुई है। पुलिस का दावा है गिरफ्तार 8 अभियुक्तों ने चोरी की साजिश रची। इस साजिश को अंजाम दिया गया था, ये भी जानकारी मिल रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, कुंभ के दौरान हमें याद है, हम भी वहां पर थे, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे और ना सिर्फ प्रयागराज, अयोध्या भी वहां से जा रहे थे। लेकिन जिस दौरान लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे, अपनी श्रद्धा के साथ वहां पहुंच रहे थे, ये लोग फायदा उठा रहे थे। बड़ी संख्या में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए उस वक्त ये गैंग पूरे तरीके से सक्रिय था। अब तक की जो पूछताछ हुई या फिर कहें जो अब तक की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें साफ तौर पर ये बात निकल कर सामने आई कि दरअसल जिस वक्त कुंभ चल रहा था, उसी कुंभ के मेले के दौरान जो रामलला या फिर कहें अयोध्या में श्री राम मंदिर के अंदर जो चंदा आया, उसकी संख्या पिछले महीनों के मुकाबले बेहद ज़्यादा थी। तो ऐसे में जो लूट थी या फिर कहें जो चोरी थी वो दोगुनी कर दी गई, बढ़ा दी गई और इसमें सबसे अहम जो भूमिका थी वो थी लवकुश की और इसके अलावा जो अनुकल्प मिश्रा है, जो जीजा सालों की ये जोड़ी है, इनका सबसे अहम उसके अंदर रोल था। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि दरअसल अनुकल्प मिश्रा सबसे पहले इस ट्रस्ट से जुड़े और उसके बाद उन्होंने लवकुश को यानी कि अपने जीजा को इससे जोड़ा था और दोनों ने 7 से 8 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि अब पुलिस के सामने आ चुकी हैं, इस चोरी के चंदे से इकट्ठा की थी, अर्जित की थी, उनसे बनाई थी। तो ऐसे में अब जो कोशिश है अयोध्या पुलिस की कि पूरे इस नेक्सस को खोलना, इसके अलावा किस किस ने कितनी चंदा चोरी को अंजाम दिया, कितनी लूट को अंजाम दिया, उसका ब्यौरा तैयार करना, इसमें और कितने लोग शामिल हैं उसका पता लगाना। तो जाहिर सी बात है 8 लोगों से पूछताछ की जाएगी। लेकिन शुरुआत में जो पुलिस ने बताया कि शुरुआत में जब इनको अरेस्ट किया गया तभी इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जी ठीक है जितेंद्र, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में अब अयोध्या पुलिस ईडी को पत्र लिखेगी। बड़ी खबर है, चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस ईडी को पत्र लिखेगी और मनी ट्रेल की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा जाएगा। आपको पता है कि आय से अधिक संपत्ति के कई मामले इस केस से जुड़े सामने आ चुके हैं। अयोध्या पुलिस आयकर विभाग की भी मदद ले रही है और संपत्तियों की पूरी पड़ताल के लिए IT से भी मदद ली जा सकती है। तो राम मंदिर के नए आंकड़ों के मुताबिक चढ़ावा बढ़ गया है। अब सवाल है कि क्या चोरी रुकी तो बढ़ावा बढ़ गया, यह अनुमान क्यों लगाया जा रहा है, इसको लेकर भी एक एक जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। 7 जून से पहले 16 से 18 लाख रुपए प्रतिदिन चढ़ावा आ रहा था, लेकिन 7 जून के बाद 22 से 24 लाख रुपए रोज राम मंदिर में चढ़ावा आने लगा। मतलब चोरी कांड के खुलासे के बाद 6 लाख रुपए चढ़ावा बढ़ गया। अगर इस आंकड़े की माने तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले रोज 6 लाख की अनुमानित चोरी होती थी और एक महीने की बात की जाए तो ये आंकड़ा 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंचता है। और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसी वजह से ईडी की एंट्री हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? अब पुलिस तो पत्र लिखेगी ईडी की टीम को, ऐसी खबर आ रही है। इसके बाद आगे जांच
का जो दायरा है वो किस ओर जा सकता है? जितेंद्र। जी बिल्कुल प्रकृति, देखिए चंदे की लूट का जो पूरा पर्दाफाश तो हो चुका है, लेकिन अब ये जानना बाकी कि आखिरकार ही जो पूरा पैसा जो लूटा गया, जो चोरी किया गया चंदे का, वो किस तरीके से डाइवर्ट किया गया, कहाँ कहाँ वो पैसा पहुँचा, किन किन अकाउंट के जरिए उसको डाइवर्ट किया गया। तो इसके लिए बाकायदा इसकी जो मनी ट्रेल है उसको खंगालने के लिए अब अयोध्या पुलिस जल्द, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि ईडी को एक चिट्ठी लिखेगी। ईडी की जल्द इस मामले में एंट्री हो सकती है। ईडी इसमें अपनी एक अलग से ECIR दर्ज करेगी और इस मामले की तफ्तीश करेगी PMLA के तहत। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पता चल सके कि आखिरकार ये जो पैसा है ये इन्हीं 8 आरोपियों के बीच में रहा या फिर कोई और है जो इस पैसे का लाभ उठा रहा था। ये महज 8 लोग ये जरिया थे या फिर उस गैंग के छोटे गुर्गे थे। तो कहीं ना कहीं ईडी की एंट्री के बाद इस पूरे पैसे का जो डाइवर्जन हुआ उसके बारे में खुलासा हो पाएगा। जी ठीक है जितेंद्र, आपको जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले के बीच अब राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी 2021 की जमीन डील सुर्खियों में है। दावा है कि 18 मार्च 2021 को एक ही दिन में हुई 2 रजिस्ट्रियों में वहीं जमीन पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई और 10 मिनट बाद 18 करोड़ 50 लाख रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया, यानी दाम बढ़ गए। इस लैंड डील कीमत में 16.5 करोड़ रुपए के अंतर, सर्किल रेट और बीच के खरीदारों की भूमिका पर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ट्रस्ट ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए खरीद को पूरी तरह कानूनी बताया। रिपोर्ट इसी से जुड़ी देखिए। दस मिनट, 2 रजिस्ट्रियां, 16 करोड़ का खेल। 2 करोड़ में खरीद, फिर 18 करोड़ में बिक्री। एक ही दिन में 9 गुना कैसे बढ़ी जमीन की कीमत? चढ़ावा चोरी के किरदार, राम मंदिर से कमाई बेहिसाब। चढ़ावा चोरी के बाद अब प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी राम मंदिर ट्रस्ट का नाम चर्चा में है। तारीख 18 मार्च 2021। एक ही दिन में हुई 2 रजिस्ट्रियों ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक 18 मार्च 2021 को पहली रजिस्ट्री में जमीन मालिक कुसुम पाठक ने अपनी जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बेची। इस पहली डील में जमीन की कीमत सिर्फ 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन रजिस्ट्री रिकॉर्ड बताते हैं कि उसी जमीन का सरकारी सर्किल रेट 5 करोड़ 79,84,000 रुपए था। वहीं पहली रजिस्ट्री पर करीब 40,55,000 रुपए स्टाम्प शुल्क जमा किया गया था और ये दस्तावेज उप निबंधक कार्यालय सदर अयोध्या में रजिस्टर हुआ। लेकिन कुछ देर बाद उसी जमीन की दूसरी रजिस्ट्री की गई, जिसकी कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल दूसरी रजिस्ट्री से खड़ा हुआ कि एक ही दिन 10 मिनट बाद वही जमीन दूसरी डील में आगे कैसे बेची गई। और इस बार बड़ी बात यह थी कि खरीदार के तौर पर ट्रस्ट की ओर से महासचिव चंपत राय का नाम सामने आया। यानी सिर्फ 10 मिनट में इसी जमीन की कीमत 2 करोड़ से सीधे 18 करोड़ 50 लाख रुपए हो गई। साफ है कि दोनों सौदों के बीच मिनटों में करीब 16 करोड़ 50 लाख रुपए का अंतर सामने आया। तो सवाल खड़े होना लाजमी है कि एक ही शख्स पहले खरीदार और कुछ देर बाद उसी जमीन का विक्रेता बन जाता है। तो सुल्तान को कैसे पता था कि ये जमीन कुछ ही घंटों में कई करोड़ की होने वाली है? TV9 भारतवर्ष को मिले दस्तावेजों के मुताबिक दोनों रजिस्ट्री दस्तावेजों पर कुसुम पाठक, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं। अब इस पूरी डील पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुछ देर में ही किसी जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 18 करोड़ 50 लाख रुपए कैसे हो गई? दूसरा सवाल ये कि जब सरकारी सर्किल रेट ही 5 करोड़ 79 लाख रुपए का था, तो खरीद कीमत 18 करोड़ 50 लाख रुपए किस आधार पर तय किया गया?
और तीसरा सवाल, क्या इस पूरे सौदे में बीज के खरीदारों को असामान्य लाभ पहुंचाया गया? आपको बता दें कि विपक्ष पहले भी जमीन खरीद को लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर चुका है। दरअसल इस मामले को लेकर 2021 में भी विपक्षी दलों जमीन खरीद प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए थे। उस समय सवाल उठाया गया कि जब ट्रस्ट सीधे किसानों से जमीन खरीद सकता था तो इतनी जल्दी और अधिक कीमत पर जमीन क्यों खरीदी गई? विपक्ष ने आरोप लगाया कि जमीन खरीद में की गई अवैध कमाई का इस्तेमाल रवि मोहन ने अपने लिए आलीशान महलनुमा घर बनाने में किया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जमीन सौदे से जुड़े दस्तावेज पेश किए थे और इन दस्तावेजों को एसआईटी और जांच एजेंसियों को सौंपने की बात कही थी। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था। चंपत राय ने इसे नियमानुसार बताया था। हालांकि विपक्ष के सवालों पर उस समय ट्रस्ट की ओर से कहा गया था कि जमीन खरीद सभी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की गई और कीमत बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए तय हुई थी। ट्रस्ट की ओर से ये तर्क दिया गया था कि जिस जमीन को खरीदा गया उसका एग्रीमेंट पहले ही कई वर्षों से चल रहा था, इसलिए तत्कालीन बाजार मूल्य के आधार पर ही भुगतान किया गया। इस मामले में सरकार की ओर से जांच आदेश दिए गए थे। जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की थी। इसके बाद में प्रशासन की ओर से कहा गया कि जमीन खरीद प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है और किसी तरह की धांधली सामने नहीं आई। इस विवाद में अयोध्या के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम भी चर्चा में आया था। इसकी वजह जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में उनकी भूमिका थी। विवादित जमीन की रजिस्ट्री में ऋषिकेश उपाध्याय ने गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। फिलहाल चढ़ावा चोरी मामले के बीच अब इस जमीन घोटाले के भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या राम मंदिर के नाम पर हुई इस जमीन खरीद में सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ या फिर चढ़ावा चोरी की तरह यहाँ कोई बड़ा घोटाला किया गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो जब से चढ़ावा चोरी कांड सामने आया है तब से अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इस हेराफेरी की जांच शुरू हो गई और तभी से राम मंदिर में चढ़ावे की रकम बढ़ गई। हर दिन चढ़ावा करीब 6 लाख रुपए तक बढ़ गया है। तो सवाल यही है कि क्या जेल में बंद अभियुक्त हर दिन 6 लाख रुपए की चपत लगा रहे थे? ये सवाल क्यों उठ रहा है, अब इसे समझने की जरूरत है। देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का एक और भेद तब खुल गया जब मंदिर में चढ़ावे को लेकर नई जानकारी सामने आई। अयोध्या में चढ़ावा विवाद से पहले और बाद में चंदे के पैसों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों के अनुसार 7 जून से पहले हर दिन औसत 16 से 18 लाख रुपए चढ़ावे के तौर पर बैंक में जमा किए जाते थे। वहीं इस विवाद के शुरू होने के बाद ये हर दिन चढ़ावे का औसत 22 से 24 लाख के बीच पहुंच गया है। यानी पहले के औसत और अब के औसत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वीकेंड में ज्यादा भीड़ होने और बैंक बंद होने की वजह से सोमवार को ज्यादा पैसा जमा होता था। सवाल यह है कि क्या रोजाना लगभग 5 से 6 लाख रुपए चोरी हो रहे थे? TV9 भारतवर्ष ने यही सवाल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से पूछा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या उस समय गड़बड़ हो रही थी, इस वजह से ये 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है? उस समय गड़बड़ की वजह से ये 6 लाख काउंट नहीं हो रहे थे, या ये जवाब है किसी तरह की राजनीति का लोगों की तरफ से? मेरे पास आंकड़े नहीं है कि वहाँ बढ़ा है घटा है कि नहीं, इसलिए मैं इस पर अनुमान नहीं लगाऊंगा। मैंने पता ये लगाया था कि क्या दर्शकों की क्या श्रद्धालुओं की संख्या घटी है, तो उन्होंने कहा नहीं घटी है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं घटी है, तो हमारे हिंदू समाज का राम जी से जो नाता है और राम जन्मभूमि से जो नाता है, मनुष्यों के प्रबंधन में गड़बड़ी होने के कारण वो नाता कमज़ोर नहीं पड़ता, वहाँ आवाजाही कम नहीं हुई है। आपने कहा कि चढ़ावा बढ़ा है, ऐसा है तो पुलिस आपने जो मुझे पूछा उसकी भी जांच करेगी। सुना आपने, खुद आलोक कुमार का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या ना तो कम हुई है और ना ही बढ़ी है, लेकिन चढ़ावे में 5 से 6 लाख की बढ़ोतरी हो गई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या मामला उजागर होने के बाद FIR और गिरफ्तारी के बाद चोरी रुक गई?
क्या जो रकम बड़ी है वही हर दिन चोरी हो रही थी? अब जबकि जांच हो रही है तो चोरी रुक गई है। क्या इसीलिए अब ज्यादा चढ़ावा बैंक में जमा हो रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। सामान्य जीवन जीने वाले अभियुक्तों ने चोरी करके कितनी संपत्ति बनाई, अब इसे भी समझिए। अनुकल्प मिश्रा की सैलरी 18,000 रुपए प्रति महीना थी। उसने 65 लाख का घर खरीदा था। लवकुश मिश्रा का वेतन भी 18,000 रुपए प्रति महीने था। इसने भी प्लॉट खरीदा था, 2 फ्लोर का मकान बनाया था। अविनाश शुक्ला की भी सैलरी 18,000 रुपए थी। इसके पास से 10 लाख की रिकवरी हुई है।